हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर, इससे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स को देख लिया था। इसको अब हम लोग देखते हैं लीनियर ऑपरेटर में। जैसे मान लो लेट टी सच दैट v गोज टू v बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन अ वेक्टर स्पेस v ऑफ फाइनाइट डायमेंशन। इस लाइन का मतलब समझ में आया कि नहीं? लीनियर ऑपरेटर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, t सच दैट v गोज टू v। ये होता है हमारा डोमेन, ये होता है हमारा कोडोमेन। तो इसको हम लोगों ने एक लीनियर ऑपरेटर माना है किसी भी वेक्टर स्पेस पे v पे ऑफ फाइनाइट डायमेंशन। तो एक वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन ये फाइनाइट है, ठीक है। ये चिड़िया चू 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 कर रही है, इसको मैं स्टॉप नहीं कर सकता, तो काइंडली बेयर इट। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डेल्टा टी ऑफ टी इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एनी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी। आपको ये ख्याल रखना है कि अगर आपको किसी भी लीनियर ऑपरेटर का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता करना है तो आप उस लीनियर ऑपरेटर को मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख सकते हो ना। इसको तो हम लिख सकते हैं ना मैट्रिक्स के टर्म्स में, इसको तो लिख सकते हैं। सीखे हैं हम लोग लीनियर ऑपरेटर को मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना, हम लोग सीखे हैं। एक लीनियर ऑपरेटर को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम लोग सीख चुके हैं। तो अगर किसी भी लीनियर ऑपरेटर का आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है तो वो और कुछ नहीं, इस मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल निकाल लो ना, बस काम हो जाएगा। तो मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल का जो होगा वही चीज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस लीनियर ऑपरेटर का भी होगा, ठीक है। तो इफ a एंड b आर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ t, तो हम मान लेते हैं कोई a और b मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है किसी भी लीनियर ऑपरेटर t का। तो ये वाला टर्म तो लिख ही सकते हैं हम, b इज इक्वल टू p इनवर्स ap, यहां पे आएगा p इनवर्स ap आएगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर ऑपरेटर में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। मान लो किसी भी लीनियर ऑपरेटर t है, उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम लिखें। एक मैट्रिक्स आया मेरा a, दूसरा मैट्रिक्स आया मान लो b, तो हम तो लिख ही सकते हैं b इज इक्वल टू p इनवर्स ऑफ ap। तो p को यहाँ पे क्या बोला जाता है, सीखे हम लोग, p को बोला जाता है चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। हाँ वही, इसको अप्लाई करना भी नहीं सीखे, इस लेक्चर में सीख जाएंगे। तो p को बोलते हैं हम लोग चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो a और b को आप सिमिलर भी बोल सकते हो इसके टर्म्स में, वेरी गुड। तो अगर हम f ऑफ t इज इक्वल टू 0, ये तब होगा जब आपका f ऑफ a इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे देखो काफी एक मोटे मोटे तौर पे आप समझ लो कि लीनियर ऑपरेटर को आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो इसका पॉलिनोमियल और कुछ नहीं, इस लीनियर ऑपरेटर को आप मैट्रिक्स के टर्म्स में पहले लिखो, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वही इस लीनियर ऑपरेटर का पॉलिनोमियल भी होगा। तो अगर मान लीजिए a मैट्रिक्स है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मतलब मैट्रिक्स में मैंने लिखा, तो अगर f ऑफ a बराबर हो जा रहा है 0, तो a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर ऑपरेटर को। तो यहाँ पे क्योंकि अगर f ऑफ a बराबर 0 तो f ऑफ t भी बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे f ऑफ t बराबर 0 हो गया, या ये फिर f ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली क्योंकि दोनों एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। आप किसी भी चीज को मैंने आपको सिखाया, कितनी बार सिखाया आपको कि कोई भी लीनियर ऑपरेटर अगर रहता है उसको आप मैट्रिक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और कोई भी मैट्रिक्स को आप लीनियर ऑपरेटर के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दोनों एक ही चीज शो करते हैं। तो अगर आप मैट्रिक्स में डाल रहे हो इसका, तो ये अगर 0 हो जा रहा है तो f ऑफ t भी 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। जहां पे f ऑफ t क्या है, f ऑफ t आपका कोई पॉलिनोमियल है, और a जो है एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है कोई भी एक लीनियर ऑपरेटर t का, ठीक है। अब देखो थ्योरम है हमारे पास केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी सीखे थे। देखो जनरली होता है क्या ना, जनरली जनता क्या सीखेगी, केले हैमिल्टन थ्योरम का मतलब होता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यही सीखे थे हम लोग। दूसरा स्टेटमेंट लिखें, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बस एक ही पहलू जनरली जो जनता है भारत की स्पेशली वो यही सीखती है, दूसरा वाला। लेकिन आप किसी मैट्रिक्स को आप लीनियर ऑपरेटर के टर्म्स में भी तो लिख सकते हो ना। तो अगर आप लीनियर ऑपरेटर के टर्म्स में लिख सकते हो तो आप केले हैमिल्टन थ्योरम इस पे भी एप्लीकेबल होगा। तो अगर मैट्रिक्स को अगर आप लिख रहे हो
तो लीनियर ऑपरेटर में जो ऑपरेशन करोगे या फिर जो कुछ करोगे सेम चीज होगा। तो अ लीनियर ऑपरेटर टी इज अ जीरो ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो जो आप मैट्रिक्स के साथ कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में, सेम चीज आप लीनियर ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हो उसी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में। तो दोनों ही स्टेटमेंट है आपके केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम सिर्फ लास्ट वाला नहीं है, दोनों ही है। ये है मैट्रिक्स के टर्म्स में और ये है ऑपरेटर के टर्म्स में। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया ऑपरेटर के, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, भर भर के दे दिए, उनका फेवरेट है ये ऑपरेशन लगा देना, सच दैट समथिंग गोज टू समथिंग। ये वाला जो होता है ना लास्ट वाला, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट होता है, गेट में इंपॉर्टेंट होता है, ईएससी में इंजीनियरिंग सर्विस में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपके बीएससी में और ग्रेजुएशन में और जो यूपीएससी का जो सिविल सर्विस है उसमें ये पूरा ग्रेजुएशन का स्टडी है। तो उसमें आपको दोनों ही स्टेटमेंट आपको इंपॉर्टेंट है, आप किसी एक को इंपॉर्टेंस दे करके दूसरे को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो दोनों ही आप इसको याद रखिएगा, केले हैमिल्टन थ्योरम। ये वाला है हो गया आपका लीनियर ऑपरेटर के टर्म्स में थ्योरम और ये हो गया मैट्रिक्स के टर्म्स में थ्योरम। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्या था टॉपिक हमारा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर। किसी भी लीनियर ऑपरेटर का आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता करना है। क्या सीखे हम लोग कि इसका पॉलिनोमियल और कुछ नहीं, सबसे पहले इस लीनियर ऑपरेटर को आप क्या करो, मैट्रिक्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। जब आप मैट्रिक्स के टर्म में कन्वर्ट करोगे तो इस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वही इस लीनियर ऑपरेटर का भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। और ये सारे रिजल्ट्स आपके पास ऑलरेडी हैं। केले हैमिल्टन थ्योरम दोनों चीज देख लिए हम लोग, क्योंकि मैट्रिक्स को आप लीनियर ऑपरेटर के टर्म्स में और लीनियर ऑपरेटर को मैट्रिक्स के टर्म्स में आप लिख सकते हो, एक दूसरे को एक दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो केले हैमिल्टन थ्योरम इसके टर्म्स में भी लिखा जा सकता है और इसके टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। ये हो गया एक टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा डायगोनलाइजेशन। इसमें हम लोग सीखेंगे कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको डायगोनलाइज हम लोग कैसे कर पाएंगे, अगर पॉसिबल है या नहीं है। तो मान लीजिए डायगोनलाइजेशन करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, एक n स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स के टर्म्स में आप कैसे लिख सकते हो, या अगर मान लो एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो ए मैट्रिक्स है ना वो डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है। ठीक है, दोनों के सिमिलर है। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स आपने जो लिखा है डी और जो आपका ओरिजिनल पेरेंट मैट्रिक्स था ए, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, इसमें आप इस तरह से देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है डी इज इक्वल टू डायग, फिर ब्रैकेट में k1 k2 डॉट 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 kn है। ठीक है, इस तरह से आप डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है। ये तब हो सकता है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ बेसिस s कंसिस्टिंग ऑफ कॉलम वेक्टर्स u1 u2 डॉट 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 un। ये तभी पॉसिबल है जब कोई एक बेसिस वेक्टर s होगा और उस बेसिस वेक्टर्स में ये सारे एलिमेंट्स होंगे। मतलब ये बेसिस क्या, एक सेट है, सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इस बेसिस में क्या होंगे, ये सारे वेक्टर्स होंगे और इसको आपको कॉलम के टर्म्स में आप इसको अगर आप लिख रहे हो तभी ये चीज आप डायगोनलाइज उसको कर पाओगे। देख लो, जैसे अगर मान लो बेसिस वेक्टर है हमारा पास u1 है, u2 है, u3 है, डॉट 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 un है, तो आपको जो मैट्रिक्स a दिया है ना इसको आप पहले इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे a इंटू u1 तो आपको k1 u1 मिलेगा, मतलब एक कोना में मिलेगा। फिर AU2 कहाँ पे मिलेगा, इसके जस्ट डायगनली अपोजिट मिलेगा। AU3 कहाँ मिलेगा, K3 U3 मिलेगा। फिर इस तरह से आप करते चले जाओगे AUN तक, तो कहाँ तक मिलेगा, KN UN तक मिलेगा। मतलब आप देख लो एक पूरा डायगोनल बन रहा है। अभी तो थ्योरी है, समझो अभी थ्योरी है, इसी को हम लोग प्रॉब्लम से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सिर्फ थ्योरी थोड़ी कराएंगे, इसको प्रैक्टिस कराएंगे ना। तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को आप इस फॉर्मेट में अगर आप लिख पा रहे हो तब आप बोलोगे कि ए जो है वो डायगोनलाइजेबल है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स ए को, स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डायगोनलाइज कर सकते हो, मतलब उसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, जैसे D इज इक्वल टू P इनवर्स AP। यहाँ पे ये क्या है, P एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका कॉलम वेक्टर्स, मतलब जिसके कॉलम्स में बेसिस वेक्टर्स आ जाएंगे। जो आपको बेसिस यहाँ पे आपको दिया था ना, उसी को U1 U2 U3 जो है उसको आप कॉलम के टर्म्स में जब आप सजाओगे तो वो मैट्रिक्स जो मिलेगा वो आपको P मैट्रिक्स मिलेगा। तो आपको P मैट्रिक्स पता चल गया क्या है, A मैट्रिक्स आप जानते हो, ये वाला चीज आप लगा दो तो आपको डायगोनल मिल जाएगा, आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो अगर ये बराबर हो रहा है, ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई कर पा रहा है तो आप बोलोगे कि यस, ये जो मैट्रिक्स है हमारा वो डायगोनलाइजेबल है। इसी डायगोनलाइजेशन से ही ओरिजिनेट हुआ है आपका कॉन्सेप्ट आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज।
क्या हुआ है, इसी डायगोनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से ओरिजिनेट हुआ है ये आपका आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज। तो मान लीजिए कोई एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। A scalar lambda is called eigenvalue of A if there exists a non-zero column vector V such that ये सिंपल सा बात देखो, A V is equal to lambda V, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, अगर ये, फिर से सुनो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब इसमें जो तुम्हारा V यूज किए हो, इधर भी V यूज किए हो, इधर भी V यूज किए हुए, तो दोनों जो V है ना, इधर भी V इधर भी V, तो इस V को आइगन वेक्टर बोला जाता है और यहां पे जो लैम्डा यूज किया गया है इसी को आइगन वैल्यूज बोला जाता है। अब इसके अलग अलग नाम्स होते हैं, कुछ लोग इसको प्रॉपर वेक्टर, प्रॉपर रूट्स, देखो आइगन का अलग अलग नाम्स होता है। क्या होता है, कुछ लोग इसको प्रॉपर बोलते हैं, कुछ लोग इसको लैटेंट बोलते हैं, कुछ लोग इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, तो उससे नाम से उसे आप कुछ भी कर सकते हो। तो देखो जैसे होता है ना कि कोई बोला कि आइगन वैल्यूज निकालो, या प्रॉपर वैल्यूज निकालो, या लैटेंट वैल्यूज निकालो, या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज निकालो, सब एक ही है। और कोई अगर आपको बोलता है कि आइगन वेक्टर निकालो, या प्रॉपर वेक्टर निकालो, लैटेंट वेक्टर निकालो, या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालो, मतलब वही चीज बता रहा है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो कोई भी वेक्टर इस रिलेशन को सेटिस्फाई जब कर देता है तब उसको आइगन वेक्टर बोला जाता है मैट्रिक्स ए का, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा मिलता है उसी को आइगन वैल्यू बोला जाता है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। समझ में आया, सिंपल सा डेफिनेशन है। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, कोई आपके पास स्केलर है, और कोई भी एक नॉन जीरो कॉलम वेक्टर है। तो इस तीन का हम इस तरह से कुछ रिलेशन बनाए, ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, अगर ये सेटिस्फाई हो जा रहा है तब इसमें जो वी है उसको कॉलम वेक्टर जो है उसको आप बोलोगे आइगन वेक्टर, और लैम्डा के जो है उसको आप बोलोगे आइगन वैल्यूज। समझ में आया। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स। पहला ये है, ईच स्केलर मल्टीपल के वी of any eigenvector v belonging to lambda is also an eigenvector। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आइगन वेक्टर कुछ इस तरह का है, सपोज k टाइम्स आ गया है 1 - 2 आ गया है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या बोलोगे कि सर इसमें हम k का वैल्यू तो कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आप k का वैल्यू 1 डालोगे, अगर आप k का वैल्यू 1 डालोगे तो आइगन वेक्टर आपको मिलेगा 1 - 2। उसी तरह से k का वैल्यू अगर आप 2 डालोगे तो आइगन वेक्टर मिलेगा 2 - 4। अगर उसी तरह से k इक्वल टू 3 डालोगे तब आइगन वेक्टर मिलेगा 3 - 6। तो ये तो इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स बन सकते हैं ना, अरे हाँ बन सकते हैं, उससे क्या दिक्कत है। तो ये भी है आइगन वेक्टर, ये भी है एक आइगन वेक्टर, ये भी एक आइगन वेक्टर है। समझ में आया। अब इसमें से आप कोई एक ही इंडिपेंडेंट होगा, है कि नहीं। मान लो यही इस तीनों में से कोई एक ही इंडिपेंडेंट है, बाकी सब तो डिपेंड कर रहे हैं। कैसे, ये जो दूसरा वाला आइगन वेक्टर है पहले वाले पे डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि दूसरा वाला आइगन वेक्टर पहला का 2 टाइम्स है। अगर मैं पहले वाले को चेंज कर दूंगा तो दूसरा बदल जाएगा, अगर मैं पहले वाले को चेंज कर दूंगा तो तीसरा बदल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको, इसमें से डिपेंडेंट कौन हो गया, इंडिपेंडेंट कौन हो गया। आप बोलोगे सर यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, और ये दोनों के दोनों ये आपके डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, ये आपके डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है आपका आइगन वेक्टर्स ये इस पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आया। तो इसी तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है, कौन डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है। ठीक है, अब सुनो, ईच ई लैम्डा ऑफ ऑल, ये जो मैंने लिखा है ना, इसको लिखा है सपोज, इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको लिखने का तरीका, जैसे आपने तो वेक्टर फाइंड कर लिया, ठीक है। अगर आपने वेक्टर फाइंड किया है किसके कोरस्पॉन्डिंग, मान लो सपोज मान लेते हैं हम लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग, लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला आइगन वेक्टर फाइंड किया है। तो ये सारे जितने भी आइगन वेक्टर्स हैं ना, ये सब क्या हैं, ई लैम्डा 1 है, मतलब ई लैम्डा 1 है, ये भी ई लैम्डा 1 है, ये भी लैम्डा 1 है। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके आइगन वेक्टर्स ही हैं। ठीक है, तो आपके आइगन वेक्टर्स हैं, उसमें तो एक ही मेन हो गया ना, बाकी सब तो सब्सिडियरीज हो गए। तो ईच सेट ई लैम्डा ऑफ ऑल द आइगन वेक्टर्स in a subspace V is called the eigenspace of lambda. Each set
ई लैम्डा ऑफ ऑल द आइगन वेक्टर्स। तो जितने भी आइगन वेक्टर्स के आप जो सेट बना रहे हो ना, उस सब सेट को आप क्या बोलोगे? आइगन स्पेस बोलोगे। एग्जाम्पल से सीखेंगे हम लोग, डोंट वरी। उसको आप आइगन स्पेस बोलोगे। तो जनरली जनता क्या होती है, सब नाम ही नहीं सुने। आइगन स्पेस नाम का कोई चीज़ होता है, आइगन लाइन भी होता है, स्केलिंग फैक्टर होता है। सिर्फ क्या पढ़ते हैं? आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अरे नहीं, आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है तो आप जानोगे ना सब कुछ। तो ईच सेट ई लैम्डा ऑफ ऑल सच आइगन वेक्टर्स, तो जितने भी आपके आइगन वेक्टर्स हैं उस सब को अगर हम सेट बना दें तो वो एक सब स्पेस बनेगा, वेक्टर स्पेस का एक सब स्पेस बनेगा। तो उसी सब स्पेस को हम लोग आइगन स्पेस बोलेंगे। किसका? लैम्डा के लिए। अगर मान लीजिए आइगन स्पेस आपका जो डायमेंशन है, आइगन ये जो सेट है, आइगन स्पेस का डायमेंशन अगर 1 है, तब उसको आप आइगन लाइन बोलोगे। अगर एक ही है, मतलब एक ही वेक्टर है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वेक्टर्स, नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स। तो इसमें अगर एक ही बेसिस वेक्टर है तो आप उसको आइगन लाइन बोलोगे, क्योंकि 1 है यहाँ पे। और लैम्डा को बोला जाएगा स्केलिंग फैक्टर। क्या बोला जाएगा? स्केलिंग फैक्टर। तो इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स डी इफ एंड ओनली इफ ए हैज एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। क्या बोला? कि मान लो कोई एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब एन स्क्वायर कहने का 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, 3 स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। अरे ये ऑर्डर दिया हुआ है। क्या है ये? ऑर्डर। अगर हम मान लो लिखे हैं 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब 2 क्रॉस 2 वाले मैट्रिक्स हैं। अगर हम 3 स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब 3 क्रॉस 3 वाले मैट्रिक्स हैं। तो उसी तरह से अगर आपका एन स्क्वायर मैट्रिक्स कोई ए है आपका, तो आप डायगोनल मैट्रिक्स डी के सिमिलर आप तभी बोल सकते हो जब उसमें एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। ये और ये सेम होना चाहिए। जितना ऑर्डर है उतना ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल मान लो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, तो मान लेते हैं 2 3 4 7 8 9 1 2 3, ये कोई एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आपको मिल रहे हैं। तो क्या आप बोल सकते हो कि एक मैट्रिक्स ए जो है वो डी के सिमिलर होगा? अरे कैसे सिमिलर हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ये सिमिलर होना तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे ऑर्डर 3 है, तो 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होने चाहिए। तो ऑर्डर और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स दोनों अगर सेम हो गए, तब हम क्या बोलेंगे कि एक मैट्रिक्स जो ए था हमारा, वो डायगोनल मैट्रिक्स डी के सिमिलर है। और डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डी आर द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज। तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स आपने बनाया ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है? आप देखिए हो डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे कुछ एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट, इस तरह से कुछ एलिमेंट होते हैं यहाँ पे कोना डायगोनल में, और बाकी सब 0 होते हैं। तो यहाँ पे जो डायगोनल मैट्रिक्स में जो जो एलिमेंट्स हैं, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये सब एलिमेंट्स, ये सब आपके आइगन वैल्यूज ही हैं। तो अगर माने आपने आइगन वैल्यूज निकाला और सारे आइगन वैल्यूज को आपने डायगोनल में सजा दिया, तो बन गया वो डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया? तो ये रहा आपका डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डी आर द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज, और ये रिलेशन आपका फॉलो होता है। मतलब डायगोनल को आप डायगोनल मैट्रिक्स आपको निकालना है तो क्या कर सकते हो? पी इनवर्स एपी फाइंड कर सकते हो, जहां पे आपका पी क्या है? पी मैट्रिक्स है, जहां पे जो कॉलम्स है ना वो आपके आइगन वेक्टर्स हैं। क्या है ये? वो आपके आइगन वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो आप उसको डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स को आप डायगोनलाइज कर सकते हो। तो ये हो गया तरीका। फिर देखो, मान लो कोई एक मैट्रिक्स कैन बी डायगोनलाइज्ड। अगर किसी मैट्रिक्स को आप डायगोनलाइज कर रहे हो तो आप इस तरह से तो लिख सकते हो ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी इज इक्वल टू पी इनवर्स एपी। तो हम क्या किए? पी इनवर्स एपी इज इक्वल टू डी कर दिए। सेम चीज किए हैं। अरे डी इधर था, ये इधर था, हम इसको इस तरह से लिखें, और डी इसमें डायगोनल है। तो ये बहुत ही एक पावरफुल है। ये डायगोनलाइजेशन का क्या है? देखो अभी तुमको पावर ऑफ डायगोनलाइजेशन दिखेगा। पावर ऑफ डायगोनलाइजेशन मतलब डायगोनलाइजेशन की ताकत और इसकी औकात दिखेगी तुमको कि क्या जबरदस्त सा चीज है डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। मान लो कोई दिया है तुमको पी इनवर्स एपी इज इक्वल टू डी। फॉर एग्जाम्पल सुन लो, इधर देखो, तुमको दिया है पी इनवर्स एपी इज इक्वल टू डी दे दिया। तुमको यहां से सिर्फ ए चाहिए, तो ए क्या करोगे? ए भगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? देखो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हम पी और पी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम इधर पी को मल्टीप्लाई किए इसके बगल में, और इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आप पी को आप इसके लेफ्ट साइड हैंड साइड में किए थे मल्टीप्लाई, तो डी के भी लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पी डी कर दिए।
तो P और P इनवर्स क्या बनता है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, AP इज इक्वल टू PD। समझ में आया? उसी तरह से अगर किसी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मैट्रिक्स फिर से मिल जाता है। तो A इंटू आई करोगे तो A मिलेगा, AP क्या मिल गया आपको, ये तो मिल गया आपका PD। अब देखो मेरे को P नहीं चाहिए, P नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इधर हमको करना पड़ेगा क्या, इसको इनवर्स से अगर हम इधर यहाँ पे इस साइड राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम क्या किए, AP किए और P इनवर्स को राइट हैंड साइड में इधर मल्टीप्लाई किए, इधर RHS में मल्टीप्लाई किए तो इधर भी RHS में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, P बन गया, D बन गया और P इनवर्स बन गया। समझ में आया? फिर से देखो P और P इनवर्स मिलकर के I बनेगा और ये क्या बन जाएगा, PDP इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, A इंटू आई करोगे तो A बन जाएगा और ये मैं बता देता हूँ, उसका ट्रिक बता देता हूँ, याद रखने का तरीका। ये बन गया आपका PDP इनवर्स। अब देखो इसका ट्रिक मैंने एक सर से सीखा है, सर का नाम है गुरुपाल सर। जब मैंने वो अपने बीटेक में था तो गेट से रिलेटेड जब क्वेश्चन सॉल्व करता था तो सर का एक चैनल है गेट एकेडमी, वहाँ से ये सब कॉन्सेप्ट्स मैंने सीखा है। हालांकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स गेट में नहीं है, ये सब जितने भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स है ये मैंने खुद से अलग से सीखा है आपको पढ़ाने के लिए। लेकिन ये सब तो डायगनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे भी, क्योंकि क्वेश्चंस रहते हैं फ्रेम किए जाते हैं, आजकल वहाँ पे भी पूछने लग गए। तो सर ने ये बताया कि याद रखने का तरीका क्या बोलेगा, मैडम इनवर्स। अगर आपको किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स को आप कैसे लिख सकते हो, उसको डायगनलाइज करना है ना, तो मान लो कोई मैट्रिक्स A है, इसको आप लिख सकते हो मैडम इनवर्स, MDM इनवर्स। बस नाम चेंज कर दिया। जो P मैट्रिक्स है ना, जिसको हम लोग चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स बोल रहे थे, तो इसी को आप चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स भी बोल सकते हो या फिर मॉडल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। कुछ लोग इसको मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं या कुछ लोग इसको स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स बोलते हैं, जो मर्जी बोलो। तो प्रॉब्लम करेंगे ना तब और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे यहाँ पे हम चीज़ों को अप्लाई करें। अभी तो सुन लीजिए, ठीक है। तो ये आपने ये निकाल लिया ना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू ये। अब मान लो एक मैट्रिक्स का जितना मर्जी तुमको पावर निकालना हो, प्रीवियस ईयर आपके 2019 में पूछा है, क्या पूछा, A पावर 100 बताओ। A कोई मैट्रिक्स दे दिया आपको 3x3 का और बोला A पावर 100 बताओ। तो हालांकि उसमें बोला है कि केले हैमिल्टन थ्योरम से सॉल्व करो, लेकिन आपको अगर मेथड नहीं बोलता, सिर्फ बोलता कि A पावर 100 निकाल के बताओ, आप पटाख से ऐसे निकाल करके सकते थे। देखो ना, जितना मर्जी आप उसको पावर फाइंड करना है ना, तो A पावर M करोगे तो दोनों साइड आपको M करना पड़ेगा। तो PDP इनवर्स पावर M करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P और P इनवर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहे। और सिर्फ D पे फर्क पड़ेगा, तो D के पावर M हो जाएगा। बस D में जो एलिमेंट्स हैं ना उसमें पावर M करो, देखो कितना आसान हो गया। उसी तरह से पॉलिनोमियल अगर है, मान लीजिए कोई f ऑफ a है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि आप a को क्या लिख सकते हो, PDP इनवर्स लिख सकते हो या फिर MDM इनवर्स लिख सकते हो। तो आप f ऑफ a कोई पॉलिनोमियल है, तो f ऑफ t अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उस f ऑफ a करोगे तो a की जगह PDP इनवर्स कर दोगे। तो यहाँ पे f ऑफ ये डालोगे ना, फिर से p और p इनवर्स बाहर सेपरेट हो जाएंगे, f ऑफ आपका सिर्फ इस मैट्रिक्स पे लगेगा, f ऑफ d। तो आप इसको लिख सकते हो, p अलग हो गया सेपरेट, p इनवर्स राइट साइड में सेपरेट हो गया और राइट साइड इधर क्या बचा है, डायगोनल ऑफ दिस, ठीक है। तो इससे रिलेटेड करेंगे प्रॉब्लम्स, डोंट वरी। नोट, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपका जो डायगोनल एंट्रीज है ना या डायगोनल मैट्रिक्स है वो सारे के सारे पॉजिटिव है, कोई भी नॉन नेगेटिव नहीं है, तब इस केस में ये वाला अगर आप फाइंड करते हो, मान लो b इज इक्वल टू ये कुछ है, तो b एक नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ a, हम क्या निकाले, स्क्वायर रूट निकाल दिए। स्क्वायर रूट निकाल दिए तो ये जब भी आप किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालते हो तो प्लस माइनस रूट अंडर निकलता है ना, तो यहाँ से आपको माइनस वाली चीज़ों को नहीं लेना है, भगा दीजिए, आपको सिर्फ पॉजिटिव वाले रूट्स को ही ध्यान रखेंगे। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बोल सकते हो और इसमें बोल सकते हो आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर नॉन निगेटिव, ठीक है। तो इससे बहुत फायदा होता है। अभी देखो इस सब का जादू, अभी हम लोग प्रॉब्लम करते हैं तब आसान हो जाएगा, और अभी जो जितना भी हम लोग थ्योरी पढ़े वो सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो प्रॉब्लम, मान लो आपके पास बोला है, क्वेश्चन है, एक ए मैट्रिक्स है आपके पास, 2x2 से स्टार्ट करते हैं, 3 1 2 2। अब देखो बेस हमारा तैयार हो चुका है, प्रॉब्लम बनाने में मजा आएगा। और मान लीजिए कोई आपका है v1 वेक्टर, मतलब इसका एक आइगन वेक्टर आपको ऑलरेडी दे दिया है 1 - 2, एक आइगन वेक्टर है ये, और दूसरा आइगन वेक्टर आपको दिया है 1 1 दिया है।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से AV1 निकाल लेते हैं। AV1 निकाल लिए। AV1 निकालेंगे कैसे, 3 1 2 2 कर दो इसको मल्टीप्लाई किसके साथ में, 1 - 2। ये जानते हो ना कैसे निकालते हैं। पहले तो हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं। ये तो है 2 × 2 मैट्रिक्स और ये 2 रो 1 कॉलम, तो ये कट जाएगा। आपको फाइनली जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 2 × 1 बनेगा। 2 × 1 का मैट्रिक्स बनेगा, तो 2 रो होंगे 1 कॉलम होगा। कैसे करेंगे, 3 × 1 लिखो, 3 × 1 ये हो गया 3 × 1 प्लस 1 × -2 प्लस 1 × -2। फिर देखो 2 × 1 तो 2 × 1 किया, फिर प्लस कर दो 2 × -2 2 × -2। इसको आप सॉल्व करें, 3 1 ज़ा 3, फिर -2 2 1 ज़ा 2 -4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 ये बनेगा 1 और 2 - 4 बनेगा -2। ये बन गया आपका AV1। क्या मिला, AV1 मिला है आपको। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, AV1, अरे ये तो और कुछ नहीं, ये तो आपको V1 ही मिल गया वापस से। देख रहे हो जादू, AV1 आपको V1 मिल गया, यहां से मिला कि नहीं। उसी तरह से आप AV2 निकालो। अब यहां से जादू ही होगा, AV2 निकालना है हमको, तो A को मल्टीप्लाई कर दो V2 के साथ में, तो 3 1 करो 2 2 करो, फिर यहां पे करो 1 और 1 करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 × 1, फिर 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2। तो ये मिलेगा हमको क्या, 3 1 4 और 2 2 4। क्या मिला, तो क्या आप इसको 4 टाइम्स लिख सकते हो कि नहीं 1 1। तो इसका मतलब यहां पे क्या मिला, 4 टाइम्स V1 मिला है। अरे अभी तो जस्ट आपको सिखाया क्या, AV = λV, ये सिखाया था ना। कंपेयर करो तो यहां पे क्या मिला, देखो AV1 = 1 × V1 लिख सकते हैं ऐसा। उसी तरह से इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, इसके लिए लिख सकते हो AV2 = 4 टाइम्स V2। परफेक्ट। अब कंपेयर करिए तो बताइए तो क्या हमको दिख रहा है, यहाँ से हमको तो दिखा सर यहाँ पे जो है ना इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। समझ में आया। तो ये हो गया आपका आइगन वैल्यू λ1। देखो λ1 आपको पता चल चुका है 1 है, ये आपको आइगन वैल्यू मिला। उसी तरह से λ2 जो है ये आपका 4 है, ये क्या है आपका आइगन वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए यहां पे V1 और V2 को गौर से देखिए, गौर से देखिए इस शख्स को। क्या V1 और V2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं या नहीं है? अरे हाँ है। V1 और V2 ये क्या है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। आप कोई करो इसमें 2 टाइम्स करोगे तो यहाँ पे तो इधर माइनस साइन इधर तो है ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए आप क्या बोल सकते हो, तो यहाँ पे आप लिखोगे हियर V1 and V2 are linearly independent vectors, hence forms the basis of R2। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं वही तो बेसिस फॉर्म करते हैं ना। कब से हम लोग ये चीज सीखते जा रहे हैं। अब ये अगर फॉर्म कर रहे हैं तो देखिए इसका यहां पे लिखोगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलोगे सर ये तो 2 है, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। और यहां पे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन है, कितने हैं, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। और जब हम बताए थे कि जब भी आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बराबर हो जाए तब आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे हेंस जो मैट्रिक्स A है ना वो डायगोनलाइजेबल है। तो क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि चेक करिए
कि कोई ये डायगनलाइजेबल है या नहीं है। तो ये तरीका आप सीख गए हो ना, बस ये निकालो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल दो और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स निकाल लो। दोनों अगर सेम हो गए तो आप बोलोगे कि हाँ वो स्क्वायर मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल है, अगर नहीं है तो फिर डायगनलाइजेबल नहीं है। समझ में आया? ठीक है, अगर डायगनलाइजेबल है तब इसका निकालिए डायगोनल मैट्रिक्स। आपके पास जो मैट्रिक्स ए था वो क्या था, 3 1 2 2, ये था आपके पास। आपको निकालना है डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे निकालेंगे, हम आपको सिखाए हैं। D इज इक्वल टू क्या बताए थे, डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, P इनवर्स AP करना पड़ेगा, या फिर मैडम इनवर्स वाला फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, M इनवर्स ऑफ AM। ठीक है, एक ही चीज है, P मतलब चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स बोलिए या फिर मॉडल मैट्रिक्स बोलिए या फिर स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स बोलिए, सबका नाम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल उठता है B क्या है, व्हाट इज B, क्या है ये B, क्या है ये B? B आप बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, ये जो आपके वेक्टर्स हैं ना, ये क्या बन गया, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, इसी का कॉलम में कलेक्शन, मतलब V1 और V2 लिखना पड़ेगा। तो पहला कॉलम में आ जाएगा आपका 1 - 2, दूसरे कॉलम में आ जाएगा 1 1, तो लिख दो यहाँ पे, पहले कॉलम में आ जाएगा 1 - 2 और दूसरे कॉलम में आ जाएगा 1 1। समझ में आया कि नहीं? तो ये B मिल, आपको P ऑलरेडी मिल गया है। और मैंने आपको बताया था, मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स A है, सपोज यहाँ पे A तो यूज हुआ है, हम यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स मान लो X मैट्रिक्स है, ये X मैट्रिक्स अगर ABCD है तो इसका इनवर्स निकालने का शॉर्टकट क्या बताए थे? अब ये मत बोलना सर क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, हाँ अप्लाई कर सकते हो इसको। तो इसको क्या लिखोगे, 1/AD - BC, इसका डिटर्मिनेंट होता है, और साथ में साथ इसका एडजॉइंट, तो इसका एडजॉइंट तो आप जानते हो, इसको क्या करना रहता है, इसको इंटरचेंज करना रहता है। तो राइट डायगोनल जो है आपका, इसको आप इंटरचेंज कर दो, खाली D आ जाएगा इधर, A आ जाएगा इधर, और लेफ्ट डायगोनल में आपको ये एलिमेंट्स इंटरचेंज नहीं करने होते, बस यहाँ पे माइनस लगा देना होता है, ये हो जाता है इनवर्स। तो अगर आपको ये पता है तो आप P इनवर्स बता दो तो डायरेक्ट, तो आप बोलोगे ये सर ये और कुछ नहीं, 1 कर दो ना, 1 1 × 1 मतलब 1 होगा, -2 × 1 कितना होगा, -2 हो जाएगा, हो गया। और इधर क्या आ जाना चाहिए, आप ये इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका साइन बदल देना है, ये 2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, परफेक्ट। तो यहाँ से क्या मिला आपको, 1/3 टाइम्स 1, ये मिला है 1 -1 2 और 1, समझे बाबू? तो P इनवर्स पता चल गया ना। अब P इनवर्स पता चल गया है, आपके पास A है और P है, तो क्या आप D नहीं फाइंड कर सकते? कर सकते हैं, अब तो आप ताकतवर हैं। P इनवर्स मतलब ये वाला चीज़, तो हम इसको अंदर में लिख रहे हैं, 1/3 लिखेंगे, -1/3 लिखेंगे, यहाँ पे हम 2/3 लिखेंगे और 1/3 लिखेंगे। ये क्या मिल गया हमारा, P इनवर्स मिल गया। किसको मल्टीप्लाई करना है, A को। A क्या है, 3 1 2 2, यहाँ पे लिखेंगे हम 3 1 2 2, और फिर लास्ट में क्या लिखना है हमको, P लिखना है। P क्या है, 1 1 -2 1। जब आप करेंगे मल्टीप्लाई, मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हम बता चुके हैं, या तो आप पहले दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आया उसको उसको लास्ट के साथ, या फिर आप लास्ट का 2 को मल्टीप्लाई करिए और जो आंसर आया पहले को दूसरे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको मिलेगा, आपको मैट्रिक्स 1 0 0 4। अरे क्या ये देखो डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं? अरे हाँ है, देखो क्या बताए थे, जादू दिखा कि नहीं दिखा? सर ये तो सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स हैं आप हमारे, यहाँ पे तो इधर 0 0 हैं, तो है ना, सीख गए ना किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स कैसे निकालते होते हो। तो यही चीज़ तो आपको करना था, ठीक है। अब इसी में देखो जादू दिखेगा, जादू। इस कॉन्सेप्ट से आप बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम्स बना सकते हैं इस लेक्चर के बाद। अगर हम आपको बोले कि बेटा निकाल दो A⁴ निकाल देना जरा, तुम बोलोगे सर इसको तो हम केले हैमिल्टन थ्योरम से भी निकाल सकते हैं ना। अरे हाँ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी निकालना हम सिखाएंगे, नो वरीज। लेकिन डायगोनलाइजेशन से एकदम तुरंत निकाल करके बताओ तो बोलोगे सर अच्छा ठीक है वेट,
हम ए को मैडम इनवर्स के टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को मैडम इनवर्स के टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं। और मैडम इनवर्स और कुछ नहीं, ये पीडीपी इनवर्स है, ये और कुछ नहीं, पीडीपी इनवर्स है। पी मैट्रिक्स आप जानते हो, क्या जानते हो? अरे अभी तो जाना ना, क्या बोला? पी पी डी पी, पी मतलब था 1 1 -2 और 1, ये था पी। डायगोनल मैट्रिक्स अभी निकाले हो जस्ट 1004, देखो 1004। और पी इनवर्स अभी निकाले हम लोग जस्ट क्या, 1/3 -1/3 और फिर 2/3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 हो गया। आप ये फाइंड कर सके हो ए। अगर हम बोले बेटा निकाल दो तो a पावर 4, तुम क्या बोलोगे? सर ये तो और कुछ नहीं, जबरदस्त सा चीज़ है, 1 1 -2 1, ये रहने दीजिए ना, और सिर्फ डायगोनल में पावर कर दीजिए 4। तो 1 का पावर 4 1, 0 का पावर 4 0, 0 का पावर 4 0, 4 टू द पावर 4 क्या होता है? 256। फिर 1/3 -1/3 2/3 1/3 हो गया। करोगे ना मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करने में कोई ज़्यादा पहाड़ तोड़ना है क्या? नहीं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 171 85, फिर 170 86। देखो कितनी जल्दी और कितना बेहतरीन तरीके से आपको ये चीज़ किसी भी पावर में था। अब जो 2019 में तो क्वेश्चन पूछ दिया कि ठीक है बेटा a⁻100 बता दीजिए, तो आप a⁻100 करने में कोई दिक्कत है क्या? क्या करोगे? a⁻100 करना है ना, बस 1 1 -2 1 ये रहने दो, और यहाँ पे 1 0 0 4 टू द पावर ऑफ 100 कर दो, और लास्ट में आपका 1/3 -1/3 फिर 2/3 और 1/3, 4 पावर 100 निकालना दिक्कत है क्या? 4 पावर 100 कर दो ना, कैलकुलेटर तो है आपके पास, निकालिए इसको। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब कुछ भी मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो बन जाएगा। ये तो आपको वैसे केले से पूछा था, ये हम बताएंगे कि केले हैमिल्टन थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन 2020 में अगर मान लीजिए यही ऐसा कुछ पावर पूछ दिया 2020 में, या अगले के अगले साल 2021 में, डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है और आपको बोल दिया ठीक है डायगोनलाइजेशन से निकाल दो, तो अच्छी बात है। नहीं भी बोला, कोई मेथड का नाम नहीं बोला, डायरेक्ट बोला मैट्रिक्स का पावर निकालो, तो डायगोनलाइजेशन करके निकाल दो ना, कितना आसान हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? परफेक्ट। अब मान लीजिए उसी चीज में हम एक थोड़ा सा झलकी दिखा देते हैं, जो मैंने एक्स्ट्रा चीज बताया ना वो चीज। लेट एफ ऑफ टी, पॉलिनोमियल मैंने डिस्कस किया था क्या? मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है t³ -5t² + 3t + 6, ये कोई पॉलिनोमियल मैंने मान लिया, और f(1) अगर आप निकालते हैं इसका तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। f(4) आप निकालते हैं तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। समझ में आया क्यों कर रहे हैं हम ये? जैसे हम आपको बताए, जैसे एक मैट्रिक्स ए था, इसको आप कैसे लिख सकते थे? पी इनवर्स के टर्म्स में। अगर हम बोले बेटा f(a) जाओ निकालो, तो क्या बोलोगे? सर p तो बाहर आ जाएगा, f(d) आ जाएगा, और यहाँ पे p इनवर्स आ जाएगा। परफेक्ट। तो d क्या था? आपका डायगोनल था ना, डायगोनल मैट्रिक्स था, f(d) वो चीज़ करना है आपको। तो यहाँ आपको पॉलिनोमियल देखो 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 देखो, d मैट्रिक्स आपका क्या था? आपने d मैट्रिक्स, एक सेकेंड, कहाँ निकाले हम लोग d मैट्रिक्स को? 1 0 0 4, ये हम लोग निकाले थे, 1 0 0 4 निकाले थे। परफेक्ट। तो अगर हम बोलें f(d) बताइए, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? इसको आप क्या ऐसा लिख सकते हैं? डायगोनल 1, 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे वही चीज़ है। तो ये इसको आप क्या बोलोगे? ये तो और कुछ नहीं सर, यहाँ पे क्या बताए थे? डायगोनल का जो हम रिलेशन आपको लिख करके दिए थे, अंदर में f चला जाएगा। अरे देखो गौर से देखो, अंदर में आपका f जाएगा ना। वेट, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे अंदर में डायगोनल जाएगा इधर, तो आप लिख सकते हो इधर क्या? डायग लिखा, अंदर में चलाया क्या? f(1) चलाया, फिर कॉमा f(4) चलाया। यही तो होता है ना, अगर आप करते हो तो f(d) का मतलब ये होता है डायगोनल। तो आपने f(1) निकाला है 5, तो अब क्या बन जाएगा?
ये डायग क्या बन जाएगा, f(1) निकाला है 5 और f(4) क्या निकाला है 2, तो ये भी एक तो डायगोनल मैट्रिक्स बना कि नहीं बना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, डायगोनल में लिख दो ना, 5 2 लिखोगे और इधर 0 0 लिखोगे। समझ में आ रहा है? तो बस हो गया। आपको f(a) निकालना था ना, इसका फंक्शन निकालना था, तो आप कैसे निकालोगे, p तो आप जानते हो क्या है, p 1 1 है, -1 -2 और 1 है, -2 और 1 है। समझ में आया? f(d) मतलब ये वाला मैट्रिक्स, तो डाल दो 5 0 0 2 और p इनवर्स जाना है, तो अभी जो निकाला 1/3 -1/3 फिर 2/3 और 1/3 हो गया। ये जब ऑलरेडी आपका हो चुका है तो फिर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 3 -1 -2 और 4। तो इससे देखो कितना धांसू जबरदस्त सा चीज आप f(a) भी पता कर पा रहे हो। a का पावर आपने सीख लिया, f(a) निकालना सीख लिया। एक आखिरी चीज और सीख लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा, आप बाकी कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा एडवांटेज में रहेंगे। अब हम लोग एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ये जो हमारा a है ना, मतलब a मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स क्या दिया था, a मैट्रिक्स था आपका, मैंने डिफाइन किया था 3 1 2 2। ये एक मैट्रिक्स था। आपको बोला कि इसका आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकाल के बताओ। पॉजिटिव, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब देखो जबरदस्त सा चीज कर रहे हैं, अरे मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट भी निकालना सिखा दे रहे हैं। क्या सिखाए तुमको, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a का आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये चीज आपको निकालना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया यहाँ पे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मैट्रिक्स भी निकालना आपको सिखा दिया। कोई सिखाएगा क्या, अरे हाँ बहुत कुछ सिखाएंगे, लेकिन आप सीखेंगे तभी तो आप प्रॉब्लम बनाएंगे ना। यस, तो मुझे तो मजा आ रहा है, देखो काफी नया नया चीज सीखने के लिए मिल रहा है। ये चीज आप हड़बड़ जब आप करते हो ना, तो बहुत सारी चीजें आप मिस हो जाती हैं। तो इसलिए आप जितना आराम से, प्यार से, रिलैक्स होकर के आप पढ़ोगे ना, तो एकदम नया नया चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा। कुछ सोचा था, नंबर तो हमको पता था, ठीक है चलो 49 का स्क्वायर रूट बताओ, तो बोलोगे अच्छा ठीक है, इसका तो स्क्वायर रूट होता है 7 होता है, परफेक्ट, ये होता है, बस इतना ही तो पता है। और स्क्वायर रूट ये बोला 49 का, तो ये आप निकाल सकते हो, इसका फिर माइनस ये सब चीज़। तो लेकिन मैट्रिक्स का भी स्क्वायर रूट निकालना है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग। देखो आपको क्या बोला, एक मैट्रिक्स है, इसका आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट आपको पता करना है। तो मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं, b = p √d और p का इनवर्स। बस यही करना है आपको, d का ही स्क्वायर रूट निकालना है, तो a का निकल जाएगा। तो इधर डालो मैट्रिक्स 1 है 1 है, -2 है 1 है, और इधर डालोगे तो क्या मिलेगा, डायगोनल मैट्रिक्स आपको क्या मिला था, अरे भूल गए क्या, डायगोनल मैट्रिक्स था ना 1 0 0 4 था। तो अगर हम बोलें √d बताइए पॉजिटिव, तो बोलोगे सर ये और कुछ नहीं 1 0 0 2 है, लिख दो ना, कर दीजिए मल्टीप्लाई 1 0 0 2 रहने दो, और इसको कर दो मल्टीप्लाई क्या 1/3 -1/3 फिर 2/3 और 1/3, कर दीजिए मल्टीप्लाई 5/3 5/3 फिर 1/3 1/3 फिर 2/3 और आएगा आपका 4/3। अगर आप नहीं पढ़ते ये और क्वेश्चन में आपको पूछ देता कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो तुम बेवकूफ की तरह क्या करते, सर ये तो ऐसे रूट करना है ना, तो एक काम करते हैं ना √3 √1 √2 और √2 ले लेते हैं, बस हो गया सर, इसमें क्या 20 नंबर का पूछ दिया सर। हो जाता है ऐसे फिर कांड। बाकी लोग जिनको आता था वो सीख जाते, और आपको नहीं पता था तो आप इस तरह से झाल बजाते फिर, और फिर बोलते हैं हम तो पेपर सॉल्व कर ही लिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया, समझे? तो आप ये लिखे, ये वाला मैट्रिक्स बन गया आपका, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, परफेक्ट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो आपका b स्क्वायर है ना, यहाँ पे आप b स्क्वायर आप जो लिखोगे, b स्क्वायर ये a के बराबर होगा,
ये तो ए के बराबर होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, वेयर बी हैज पॉजिटिव आइगन वैल्यूज 1 and 2, where B has positive eigenvalues 1 and 2। करके देखें, आपको B मिला है, B क्या मिला, उसका स्क्वायर रूट, मतलब 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, स्क्वायर करना है ना तो करो मल्टीप्लाई, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3 कर देते हैं, ये भी 2 क्रॉस 2 भी बनेगा, तो 5/3 इंटू 5/3 मतलब 25/9 प्लस 2/9, फिर 5/3 इंटू 1/3 मतलब 5/9 प्लस 4/9, 10/9 प्लस 8/9, 2/9 प्लस 16/9। करिए, 25 और 2 कत 27 होगा, 27 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी डिवाइडेड पूरा लिखो ना, 27/9 लिखो, देखो जादू, और 5 4 9, 9/9, फिर ये करो 18/9, फिर ये करो 18/9, हुआ कत हो 9 × 27 1 2 2। क्या ये वही मैट्रिक्स है जो आपको क्वेश्चन में दिया था? अरे हाँ, ये तो वही मैट्रिक्स है जो आपको क्वेश्चन में दिया था, बुझली? वेरी गुड, ओके, परफेक्ट। तो ये मैट्रिक्स है, अगर हम बोलें कि ठीक है इस मैट्रिक्स का आप आइगन वैल्यूज निकालिए, निकालो इसका आप आइगन वैल्यूज निकालो, तो क्या निकालोगे? आइगन वैल्यूज तो ये निकलेगा ना, इसको डायगोनल में कन्वर्ट किए थे तो ये मिला था 1 और 2, देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही लिए हैं, करके देखना, इसको फिर से निकालोगे 1 2 ही निकलेगा। एनीवेज, मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह से आपको सिखा दिया है, वेरी ब्यूटीफुल तरीके से। आई होप दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही नया नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं, तो इस तरह से आप पेशेंस के साथ बनते रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि सिलेबस इज़ वेरी वेरी वास्ट, इट्स ह्यूज, इमेजिन नहीं कर सकते। मॉडर्न अलजेब्रा को अगर कोई अच्छे से पढ़े तो उसको 150 लेक्चर्स लगेंगे। कितने लगेंगे? 150 लेक्चर्स लगेंगे, और वो भी 1-1 घंटे के। सो 150 आवर्स का लेक्चर्स होगा, मतलब आवर्स का कोर्स होगा मॉडर्न अलजेब्रा का, सिर्फ अगर आपको अच्छे से सीखना है तो। हम तो वैसा बनाएंगे, धीरे धीरे आराम से बनाएंगे, लेकिन इसीलिए हम बता दे रहे हैं कि अगर आपको टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है और आप मान लीजिए 2020 की तैयारी कर रहे हो इसी बार के लिए, तो प्लीज़ कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, कहीं पे कोई जाकर के प्लस कोर्स ज्वाइन करें, जाकर के कहीं से रटे खाएं पिएं और जाकर के निकालें, लेकिन वो हमसे पॉसिबल नहीं होगा। 3 साल की होती है बीएससी, उसमें सब कुछ लोग पढ़ते हैं। 3 साल की तैयारी को, 3 साल का मैथमेटिक्स का जो कोर्स है उसको 3 महीने में कैसे हम कंप्लीट करेंगे? पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, वो एकदम पॉसिबल नहीं है, वो टीचिंग नहीं, वो चीटिंग कहलाएगा। तो हमारा कोई टाइम का रेस्ट्रिक्शन कॉन्स्टेंट नहीं है, मेन फोकस है हमारा 2021 का एग्ज़ाम का, तो उसमें काफ़ी टाइम है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए ही हम लोग ये सब चीज़ स्टार्ट किए हैं। 2020 के लिए नहीं, हाँ 2020 के लिए आप देख सकते हो अपने बेनिफिट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन फोकस है हमारा 2021 एग्ज़ाम के लिए। आई होप काफ़ी चीज़ें अच्छे से आप समझ में आ रही होंगी। लेक्चर्स अभी और आएंगे, आते ही रहेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अभी आने बाकी हैं। हमारा अभी टीम तैयार हो रहा है धीरे धीरे, और आप काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बहुत लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट भी मिल रहा है, जिसके कारण से हम लोग अपना स्पीड भी बढ़ा चुके हैं काम का, बहुत लोग को हायर भी किए हुए हैं, काम थोड़ा एक टीम के तरह प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से प्लीज़ कंट्रीब्यूट करते रहिए, शेयर करते रहिए, फैलाते रहिए, फिनेंशियली भी सपोर्ट करिए, इमोशनली भी सपोर्ट करिए, मोरली भी सपोर्ट करिए, और सोशली भी सपोर्ट करिए। समझ में आया? आप हमारे हाथ जितने मजबूत करेंगे उतनी ही जोश के साथ हम पढ़ाएंगे आपको। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।